विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर संजय भारद्वाज और आज हम बीए पार्ट थर्ड के पश्चिमी राजनीतिक विचारक पेपर, जो पहला पेपर होता है, उसको हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं। और इसमें पढ़ेंगे हम जॉन लॉक को। जॉन लॉक जो है उदारवादी विचारक माना जाता है। इनका जन्म 1632 ईस्वी में हुआ और 1704 में इनका देहावसान हुआ। रचनाओं में इनकी लेटर ऑफ टॉलरेंस जो है उसके कुछ खंड हैं, वो फेमस है, जो 1689 में लिखी गई थी। लेकिन प्राकृतिक समझौते का सिद्धांत और मनुष्य के प्राकृतिक अधिकारों की बात, इसमें जॉन लॉक को महारत हासिल है। उन्होंने राज्य के विचार भी दिए हैं। और सामाजिक समझौते के सिद्धांत को जब हम पढ़ते हैं तो जॉन लॉक एक ऐसे विचारक हैं जो ईश्वर के प्रति गहरी आस्था रखते हैं और वो ये कहते हैं कि प्रकृति ने मनुष्य को अधिकार दिए हैं, हर व्यक्ति के पास अधिकार हैं। तो हम इन्हीं की चर्चा करेंगे। और जब हम सामाजिक समझौते के सिद्धांत को पढ़ते हैं तो पिछली बार आपने हॉब्स को पढ़ा, जो मनुष्य को दुष्ट मानता है। जॉन लॉक जो है वो मनुष्य के ऊपर भरोसा करता है क्योंकि वो उसे ईश्वर की कृति मानता है। तो अब हम शुरू करेंगे जॉन लॉक को। इनके 2 खंडों में आएगा ये। पहले में सामाजिक समझौते का सिद्धांत आएगा और फिर राज्य की विशेषताएं, और दूसरे में हम पढ़ेंगे इनकी आलोचनाएं। जॉन लॉक उदारवाद की आत्मा कहे जाते हैं। उदारवाद के समर्थकों में उनका सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। उदारवाद के 2 रूप प्रचलित रहे हैं, पुरातन उदारवाद और नवीन उदारवाद। पुरातन उदारवाद, जिसका प्रतिपादन जेम्स मिल, जेफरसन और थॉमस पेन ने किया, राज्य को श्रेष्ठतम अवस्था में भी एक बुराई मानते हैं और उसे केवल प्रहरी के रूप में संज्ञा देते हैं और राज्य के कार्यक्षेत्र को सीमित रखने के पक्ष में है। जबकि जॉन लॉक उदारवाद की नवीन धारा का प्रतिनिधित्व करता है और शासन को स्वतंत्रता की प्राप्ति का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और आवश्यक साधन मानता है। लॉक उदारवादी इस बात में है कि वे शासन को व्यक्ति स्वातंत्र्य की प्राप्ति का एक आवश्यक साधन मानते हुए भी यह कभी नहीं भूला है कि शासकीय शक्ति की मर्यादाएं निर्धारित की जानी चाहिए, जिससे कि इस शक्ति का प्रयोग मानवीय स्वतंत्रता के विरुद्ध न हो सके। उसके द्वारा सामाजिक समझौता सिद्धांत की संपूर्ण व्यूह रचना मानवीय स्वतंत्रता के लक्ष्य को दृष्टि में रखकर ही की गई है। डनिंग के शब्दों में हॉब्स और पुडेनडोर्फ के द्वारा सामाजिक समझौते के आधार पर राजनीतिक संघ के निर्माण की पद्धति शासकीय सत्ता को असीमितता का प्रतिपादन करने के लिए अपनाई गई है। लेकिन लॉक इस पद्धति के आधार पर शासकीय सत्ता को सीमित करने में ही प्रयत्नशील रहा है। हैकर कहते हैं, जबकि सभी पूर्वगामी विचारकों ने राज्य को अधिक सुदृढ़ बनाने के प्रयत्न किए, लॉक प्रथम विचारक है जिसने राज्य संस्था को कमजोर बनाने और उनकी शक्तियों को सीमित करने का प्रयत्न किया। अब हम लॉक के बारे में थोड़ी चर्चा करें। लॉक का जन्म प्यूरिटन संप्रदाय के एक मध्य वर्गीय परिवार में 1632 में हुआ। उच्च शिक्षा के लिए ऑक्सफोर्ड गए। एमए की डिग्री प्राप्त करने के बाद टीचर बने, लेकिन उन्हें अच्छा नहीं लगा, डॉक्टरी सीखने लगे। फिर डॉक्टरी सीख के वो लॉर्ड एस्ले से मिले और आगे चल के अर्ल ऑफ शेफ्ट्सबरी बने। 15 साल तक अर्ल ऑफ शेफ्ट्सबरी के निजी चिकित्सक और विश्वासपात सचिव के रूप में काम किया और उसके बाद में बिल ऑफ क्रॉमवेल की मृत्यु के बाद चार्ल्स द्वितीय राजा बना। और बिल ऑफ राइट्स की बात होती है। गौरवपूर्ण रक्तहीन क्रांति के बाद उन्होंने शासन के संबंध में 2 लेख लिखे, लेकिन अस्वस्थ रहे और 1700 ईस्वी में पद से त्यागपत्र दे दिया और 1704 में उनका देहावसान हुआ। उनकी रचनाएं अगर आप देखें तो 50 वर्ष की आयु के बाद हुई। पहली थी लेटर ऑन टॉलरेंस, उसके बाद 1690 में उसका दूसरा, 1692 में तीसरा और मृत्यु के संबंध में इसका चौथा पत्र मृत्यु के बाद प्रकाशित हुआ। शासन पर भी उन्होंने 2 निबंध लिखे, 2 ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट, जो 1690 में प्रकाशित हुई। फिर एक प्रसिद्ध ग्रंथ था एज ए कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। अब हम लॉक के सामाजिक समझौते के सिद्धांत को समझते हैं। मानव स्वभाव की व्याख्या। यद्यपि लॉक ने भी शेफ्ट्सबरी के पतन और उसके बाद के दुखपूर्ण दिनों में अपने देश के निष्कासन का यातनामय जीवन बिताते हुए मानव स्वभाव के दुष्टतापूर्ण पक्ष का साक्षात्कार किया, फिर भी उनका हृदय मनुष्यों की स्वाभाविक अच्छाई और दया आदि गुणों से अधिक प्रभावित था
उसके पिता के स्नेहमय व्यवहार और मित्रों की अच्छाई ने उसके हृदय में मानवीय सद्भावना के प्रति निष्ठा प्रकट की और स्वयं उसने अपनी आंखों में 1688 ईस्वी में इंग्लैंड में शांतिपूर्ण साधनों के बल पर जो महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हुए देखा, उसने उक्त प्रभाव और निष्ठा को पुष्ट करने का प्रयास किया। इसी कारण जहाँ हॉब्स मनुष्य को स्वार्थी पाशे को पतित मानता है, जबकि लॉक उसे सहयोगी और सामाजिक मानता है। उसके अनुसार मनुष्य स्वभाव से ही एक ऐसा सामाजिक प्राणी है जो पारस्परिक सहयोग, प्रेम, दया और सद्भावना के आधार पर दूसरे व्यक्तियों के साथ संबंध रखते हुए अपना जीवन व्यतीत करता है। अब प्राकृतिक अवस्था की बात करते हैं। हॉब्स की तरह लॉक भी प्राकृतिक अवस्था का चित्रण करता है, क्योंकि लॉक का मनुष्य प्रेम, सहानुभूति, सहयोग एवं दया से पूर्ण प्राणी है। इसलिए उसकी प्राकृतिक अवस्था प्रत्येक के साथ संघर्ष की अवस्था न होकर शांति, संपन्नता, सहयोग, समानता और स्वतंत्रता की अवस्था है। लॉक कहते हैं, यद्यपि मनुष्य अवस्था स्वतंत्रता की अवस्था है, यद्यपि यह स्वेच्छाचारिता की अवस्था नहीं है। यद्यपि इस अवस्था में मनुष्य को अपने व्यक्तित्व या संपत्ति के प्रयोग की अमर्यादित स्वतंत्रता है, पर उसे तब तक अपने को नष्ट करने की स्वतंत्रता नहीं है जब तक कि ऐसा करने की आवश्यकता जीवन बनाए रखने के अतिरिक्त किसी अन्य उद्देश्य से न हो। लॉक की प्राकृतिक अवस्था की विशेषता यह है कि उसमें व्यक्तियों को अधिकार भी प्राप्त है और उसमें व्यवस्था भी है। उसके अनुसार प्राकृतिक अवस्था में व्यक्तियों को प्राकृतिक अधिकार प्राप्त थे। प्रत्येक व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के अधिकारों का ध्यान और आदर करता था। प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य को 3 अधिकार प्राप्त थे: जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। प्राकृतिक अवस्था में संपत्ति की सृष्टि ईश्वर प्रदत्त वस्तुओं में श्रम के सम्मिश्रण से हुई, अर्थात जैसे पेड़ में फल फूल लगे हुए हैं, सबके हैं, पर यदि परिश्रम करके मैंने तोड़ा तो मेरे हो गए। लॉक प्राकृतिक अवस्था में व्यक्तियों को समान मानता है, पर उसका विचार था कि ये समानता अधिकारों की थी, शक्ति की नहीं। लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में व्यवस्था भी विद्यमान है और यह है विवेक द्वारा स्थापित व्यवस्था। विवेक को काम में लाने वाली संपूर्ण मानवता को यह सिखाता है कि क्योंकि सब मनुष्य समान तथा स्वाधीन हैं, इसलिए किसी को भी दूसरे के जीवन, स्वास्थ्य, स्वतंत्रता एवं संपत्ति को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। इस प्रकार लॉक का तात्पर्य यह है कि मनुष्यों को दूसरों के अधिकारों पर आक्रमण करने और हानि पहुंचाने से रोका जाना चाहिए। सबको उस प्राकृतिक अवस्था को मानना चाहिए जो शांति और संपूर्ण मानवता की सुरक्षा चाहती है। इस प्रकार लॉक की प्राकृतिक अवस्था इस विवेक जनित प्राकृतिक नियम पर आधारित है कि तुम दूसरों के प्रति वही बर्ताव करो जिसकी तुम दूसरों से अपने प्रति आशा करते हो। डू अनटू अदर्स एज यू वांट अदर्स टू डू अनटू यू। लॉक के व्यक्ति प्राकृतिक अवस्था की इस प्राकृतिक व्यवस्था के अनुसार चलते हैं और उचित, अनुचित, पाप, पुण्य, धर्म, अधर्म की स्वाभाविक भावना के अनुसार परस्पर व्यवहार करते हैं। ये प्राकृतिक अवस्था स्वर्ण युग की अवस्था है। डनिंग कहते हैं यह पूर्ण सामाजिक अवस्था होने की अपेक्षा केवल पूर्व राजनीतिक अवस्था है और ये पारस्परिक संघर्ष की अवस्था नहीं थी। इसमें शांति और विवेक का आधिक्य था। अब आता है सामाजिक समझौता। अब प्राकृतिक अवस्था आदर्श अवश्य है, किंतु ना तो ये व्यवहारिक है और ना ही इसमें स्थायी होने की कोई गारंटी है। प्राकृतिक अवस्था में व्यक्तियों को कुछ असुविधाएं हैं और कुछ कमियां हैं। प्राकृतिक अवस्था में पहली कमी यह है कि इसमें कोई सुनिश्चित, प्रकट और सर्वमान्य नियम नहीं है जिनके आधार पर उचित अनुचित का निर्णय हो सके। इस अवस्था की दूसरी कमी क्या है? इसमें कोई प्रकट और निष्पक्ष निर्णायक नहीं है। तीसरी कमी निर्णयों को कार्यान्वित कर सकने वाली फोर्स, शक्ति का अभाव है और ऐसी दशा में निर्णय कार्यान्वित होने से रह जाते हैं। इन असुविधाओं के कारण व्यक्ति प्राकृतिक अवस्था का त्याग कर समझौते के आधार पर राज्य संस्था की उत्पत्ति करते हैं। इसके लिए मनुष्यों में 2 प्रकार के समझौते होते हैं। यद्यपि लॉक ने स्पष्टता ऐसे 2 समझौतों का उल्लेख नहीं किया है, किंतु अगर हम उसके वर्णन को देखें तो प्रतीत होता है कि उसने 2 समझौते किए। पहला, प्राकृतिक अवस्था का अंत कर समाज की स्थापना की गई। तो पहले समझौते द्वारा मनुष्य ये निश्चित करते हैं कि वे अपने संबंध में व्यवस्था करने का अधिकार किसको दे रहे हैं? समाज को। परिणाम स्वरूप अब उस कानून के निर्माण का अधिकार समाज का हुआ, जिन्हें वे मनुष्य के व्यक्तित्व और सामाजिक हित के लिए उपयोगी मानेगा और जिसके द्वारा राज्य संस्था की उत्पत्ति होगी। यह समझौता एक प्रकार के शासक और शासितों के पक्ष में है।
जिससे समाज के द्वारा शासक को कानून बनाने, उसकी व्याख्या करने में और उन्हें मनवाने का अधिकार दिया जाता है। परंतु लॉ के सामाजिक समझौते में शासक को अमर्यादित शक्ति प्राप्त नहीं है। शासक की शक्ति पर यह प्रतिबंध लगा दिया गया है कि उसके द्वारा निर्मित कानून प्राकृतिक नियमों के अनुकूल और अनुरूप होंगे। लॉ कहते हैं व्यक्ति अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए राजनीतिक समाज में प्रवेश करते हैं। परंतु लॉ के संपत्ति के अंतर्गत जीवन, स्वास्थ्य और स्वतंत्रता भी सम्मिलित है। और लॉ की धारणा है कि प्राकृतिक अवस्था में व्यक्तियों को जो अधिकार प्राप्त है, समाज उनकी सुरक्षा सामूहिक रूप से और सामूहिक हितों को ध्यान में रखते हुए करेगा। इस प्रकार सरकार व्यक्तियों के जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा की गारंटी लेती है। इस समझौते में निश्चय किया जाता है कि यदि प्रभु सत्ताधारी समझौते की शर्तों को उल्लंघन करे, सार्वजनिक हित के विरुद्ध शासन करे, तो मनुष्यों को अधिकार होगा कि वे उससे अथवा उस व्यक्ति समूह से राजशक्ति छीन लें और दूसरे ऐसे व्यक्ति अथवा व्यक्ति समूह को दे दें जो समझौते की शर्तों के अनुकूल सार्वजनिक हित में शासन करें। अब सामाजिक समझौते के जो लॉ का है उसकी विशेषताएं क्या है। नंबर 1, लॉ के सिद्धांत के अंतर्गत 2 प्रकार के समझौते होते हैं। पहले समझौते द्वारा तो एक राजनीतिक समाज की स्थापना होती है और दूसरे सामाजिक समझौते द्वारा शासक व शासित के मध्य शर्तें निश्चित करते हुए सरकार की स्थापना होती है। दूसरा, इस समझौते के परिणाम स्वरूप नागरिकों के द्वारा अपनी प्राकृतिक अवस्था के अधिकारों का त्याग कर दिया जाता है, किंतु अधिकारों का यह त्याग इस शर्त पर किया जाता है कि समाज उनकी सुरक्षा सामूहिक रूप से और सामूहिक हित का ध्यान रखते हुए करेगा। तीसरा, समझौते के आधार पर जिस राज्य संस्था का निर्माण होता है वह मानवीय अनुमति और सहमति का परिणाम है। चौथा, लॉ के सिद्धांत में शासक भी समझौते का एक पक्ष है, इसलिए समझौते की शर्तें उस पर भी अनिवार्यता लागू होती हैं और उसके लिए समझौते का पालन आवश्यक होता है। इस प्रकार लॉ के एक निरंकुश राजतंत्र नहीं वरन मर्यादित राजतंत्र की स्थापना के पक्ष में है। पांचवा है, लॉ के सिद्धांत में राज्य और शासन के अंतर को स्वीकार किया गया है और शक्ति विभाजन के सिद्धांत का समर्थन है। छठा है, क्योंकि शासक अथवा सरकार की स्थापना मनुष्य के समझौते और सहमति पर आधारित होती है, इसलिए यदि सरकार निश्चित लक्ष्य को पूर्ण करने की दिशा में कार्य न करे तो शासक की नियुक्ति करने वाली जनता उसे पदच्युत कर सकती है। लॉ कहते हैं समाज को सदा एक ऐसी शक्ति प्राप्त होती है कि वे अपने को किसी के भी कुप्रयत्नों और कुचेष्टाओं से बचा सके, जो प्रजा के जीवन, स्वतंत्रता या संपत्ति के विरुद्ध कुप्रयत्न और कुचेष्टाएं करने की मूर्खता अथवा नीचता करे। जब कभी भी कोई उन्हें दासता की दिशा में ले जाने का प्रयत्न करे, उन्हें सदा ये अधिकार होगा कि वे अपने को उससे मुक्त कर सकें, जो आत्मरक्षा के उस मौलिक, पवित्र और अपरिवर्तनीय नियम पर आक्रमण करते हैं जिनके हेतु वे समाज में सम्मिलित हुए हैं। तो लॉक अपने सिद्धांत के आधार पर एक ऐसे समाज का समर्थन करता है जिसमें वास्तविक और अंतिम शक्ति अर्थात संप्रभुता समिष्ट रूप से समाज में निर्मित होती है और सरकार का चाहे कोई भी स्वरूप क्यों ना हो, वह समाज की इच्छा की अभिव्यक्ति का एक ऐसा साधन मात्र होती है जिसे समाज जब चाहे बदल सकता है। तो ये हमने आज पहला पार्ट पढ़ा है लॉ के सामाजिक समझौते के सिद्धांत को। नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे लॉ के राज्य की विशेषताएं।